बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, सबसे पहले लाहौर में एक शादी चल रही है और उसके बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के मीडिया में, पाकिस्तान के सोशल मीडिया में चर्चे हो रहे हैं। जिस तरह अरबों रुपए की नमूदो नुमाइश की जा रही है इस शादी में, शरीफ ख़ानदान के अंदर शादी हो रही है। अल्लाह ताला शादी को कामयाब करे, हमारी नेक तमन्नाएं, अल्लाह ताला सबके घर हंसते बसते रखे। लेकिन क्या ये लोग अवामी नुमाइंदगान कहलाने के मुस्तहिक हैं? क्या इन्हें यह हक है कि ये कहें कि ये अवामी नुमाइंदगान है? यानी अरबों रुपए की नमूदो नुमाइश एक ऐसे मुल्क के हुक्मरानों के घर की शादी में हो रही है जिस मुल्क के लोग भूखे हैं, जिस मुल्क के लोग बेरोजगार हैं, जिस मुल्क के लोग कश्तियों के अंदर मारे जा रहे हैं, जिस मुल्क के अंदर मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे हैं, जिस मुल्क में वसाइल के कब्जे की एक जंग लगी हुई है, जहां आधे पाकिस्तानी, उस मुल्क के आधे बाशिंदे वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं, जहां बेरोजगारी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, जहां महंगाई का तूफान आया हुआ है। कोई एक चीज भी आपने ऐसी देखी इस शादी के अंदर, जो विजुअल जो चीजें आपको नजर आ रही हो, जिसमें अवाम झलकती हो कि जनाब ये अवाम के साथ या अवाम की तरह के कोई लोग हैं? देखिए, जो लोग अमीर हैं या कारोबारी हैं वो लोग अपना पैसा खर्च करते हैं, और अगर उनके पास पैसे हैं तो वो खर्च करें भी, क्योंकि वो पैसा खर्च करते हैं तो उससे कारोबार चलता है। जो अमीर लोग होते हैं वो ये कर सकते हैं, जिन्होंने ये पैसा खुद बनाया है। लेकिन जो लोग अवामी नुमाइंदे होने का दावा करते हैं कि हम अवाम के नुमाइंदे हैं, क्या उन्हें ये चीज जेब देती है या उन्हें ये चीज करनी चाहिए? मेरे ख्याल में वो ये नहीं कर सकते। इससे बड़ा नेगेटिव मैसेज जाता है उस मुल्क के लोगों में। क्या पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम दे रहे हैं हम कि यहां दो अलग अलग दुनियाएं, दो अलग अलग किस्म के मुल्क बने हुए हैं? एक दुनिया में हमारे हुक्मरान, हमारे जर्नैल, हमारे जजेस, हमारे बाबू और बड़े बड़े ताकतवर लोग, अशराफिया का एक बड़ा हिस्सा उस दुनिया में रहता है, जबकि हम बाकी लोग जो है वो कीड़े मकोड़े हैं और वो एक दूसरी दुनिया में रहते हैं। एक दुनिया में खुशहाली है, दौलत की चकाचौंध है, चमकते हुए चेहरे हैं और महंगे तरीन लिबास है और आसाइशों की भरमार है, और दूसरी दुनिया में तकलीफ है, दर्द है, बीमारी है, मजबूरी है, बेबसी है, चंद नवालों के लिए भी जिद्दोजहद है। ये दो अलग अलग दुनिया है। अपनी मेहनत से मकाम पाना, अपने लिए, अपने खानदान के लिए आसानियां पैदा करना, ये सबका हक है, सबको ये करना चाहिए। लेकिन अगर आप खुद को अवामी नुमाइंदा कहते हैं कि हम अवाम के लिए, हमारा दिल धड़कता है, हम अवाम के नुमाइंदे हैं, तो फिर आपको ऐसा नहीं दिखना चाहिए जो कुछ हम ये देख रहे हैं। यानी दुनिया भर के मीडिया बता रहा है कि पता नहीं फलाने फलाने मुल्क से लिबास आए हुए हैं, फलाने फलाने मुल्क से जेवरात आए हुए हैं, फलानी फलानी जगह से जो है ये चीजें लाई गई हैं, बेहतरीन दुनिया के म्यूजिशियन जो हैं वो यहां पे ऑर्केस्ट्रा बजाएंगे। यानी करोड़ों रुपया इन चीजों के ऊपर इन्होंने अय्याशी पे खर्च कर दिया पकड़ के। और ये सारा कुछ डिजाइनर मलबूसात, ये जेवरात, ये सारा कुछ उस वक्त हो रहा है जब वादिये तीरा के लोग बेयारो मददगार बर्फ के नीचे पड़े, जब जमा देने वाली सर्दी में उनके बच्चे, उनकी खवातीन और उनके बुजुर्ग जो है वो सड़कों के ऊपर बेयारो मददगार है। ये उस वक्त हो रहा है जब उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। कितने लोग भूखे हैं, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग मजबूर हैं, कितने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हुक्मरानों को क्या ये चीजें जेब देती हैं? जेब नहीं देती। कराची में गवर्नर नाच रहा था, मैं बहुत हैरान हो रहा था कि क्या इसको नाचना जेब देता है? पाकिस्तान में स्कूलों की सबसे बदतरीन सूरत सिंध के अंदर है और गवर्नर नाच रहा था। जब हुक्मरानों में और अवाम के अंदर इतना बड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो जाए, इतना ज्यादा फासला बढ़ जाए, तो फिर यह नतीजा निकलता है कि लोग बदजन हो जाते हैं। फिर आपको यह करना पड़ता है, इस उम्र के लोगों को निकाल दो इलेक्शन में से, इस उम्र के लोगों का वोट का हक ले लो, फिर हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, फस्तायत, जुल्म, जबर, और एंड में निकलता क्या है? फॉर्म 47। देखिए, एक तरफ अशराफिया की बेटी हैं, बहुत सारी बेटियां हमने देखी, अशराफिया की बेटियां, शादी चल रही है जी कमाल किस्म की, महंगे तरीन मलबूसात हैं, खुशबुओं का एक जहान आबाद है वहां पे। और एक तरफ उसी शहर में, लाहौर में, एक रिक्शे वाले की 4 बेटियां हैं। कहानी याद है ना आपको? पुलिस उसके घर में आती है, उसे आकर कहती है चल भाई तू पीटीआई का है। वो कहता है भाई कोई वीडियो दिखाओ, कोई चीज दिखाओ, मैं पीटीआई का हूं तो मुझे कुछ साबित तो करो कि पीटीआई का हूं। और क्या पीटीआई का होना कोई इतना बड़ा जुर्म है कि तुम घर जाओगे और घर के अंदर घुस के एक रिक्शा ड्राइवर को, शरीफ आदमी को उठाकर घसीट कर ले जाओगे? पुलिस ने उसे घसीटना शुरू किया, उसके साथ जुल्म शुरू किया। उसकी 3 बेटियां उसके साथ लिपट गईं। वो बड़ी थी,
उन्होंने कहा जी हम अपने बाप को नहीं जाने देंगी, आप हमारे बाप को ले जाओगे, ज्यादती करोगे, आप इसको जेल में बंद करोगे, हम अपने बाप को नहीं जाने देंगी। वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। वो बेटियां रोक रही हैं, अपने बाप के साथ लिपट गई हैं, पुलिस वाले बाप को गिरेबान से पकड़ के घसीट रहे हैं। यहां से कमर से जो ये बेल्ट वाला जो एरिया होता है ना, नाले वाला, यहां से पकड़ते हैं पुलिस वाले, उसे घसीट रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। जब बात नहीं बन रही थी तो जो छोटी बेटी है उसके सर पे पुलिस वाला पिस्तौल रखता है। छोटी बेटी के सर पे बंदूक रख के पुलिस कहती है कि जाता या नहीं जाता हमारे साथ। तो वहां वो आदमी हिम्मत हार जाता, रिक्शे वाला। वो कहता है चलो, उनके साथ जाकर गाड़ी में बैठता है, अपनी बेटियों को तसल्ली देता है कि मैं आता हूं। और जब वो गाड़ी में बैठ के पुलिस के साथ जा रहा था, इतना दिल बर्दाश्त हुआ कि उसे हार्ट अटैक आ गया। उसकी आंखों के सामने से मंजर नहीं जा रहा था, उसकी बेटी के सर पे पिस्तौल रखा हुआ है एक ऐसे आदमी ने जिसे इससे पहले वो जानता भी नहीं था। और रियासत ने, ये पिस्तौल का मालिक भी वो रिक्शे वाला है, आ गए और बड़ी तादाद में बाहर निकल के उन्होंने झंडे गाड़ दिए एहतजाज के। लेकिन वहां पे मैं हैरान हो रहा था, ना कंटेनर लगते हैं, ना गिरफ्तारियां होती हैं, ना चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, ना बंदों को उठाया जाता है उनके घरों से, ना खवातीन को सड़कों पे घसीटा गया वहाँ पे, ना गोलियाँ चलाई गई। भी अमेरिका के पास तो बेहतरीन हथियार है, उनकी फोर्स तो बहुत ताकतवर है पाकिस्तान की फोर्स से। आपने देखा ना, आपके आर्मी चीफ भी वहाँ जाते हैं तो कैसे मुहज़्ज़िब होकर खड़े होते हैं, जो यहाँ के सबसे ताकतवर आदमी है। तो इसका मतलब है वो बहुत ताकतवर है अमेरिकन। लेकिन उन्होंने यूज़ ऑफ फोर्स अपने लोगों पर नहीं किया। ये इक़दार होती हैं मुल्कों की, उन्हें पता है कि अपने लोगों को नहीं मारते। लेकिन आप देखें पाकिस्तान में हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ऐसी पॉलिसियां बनाते हैं जिनमें वो अपने लोगों को मारते हैं। अब जब ट्रंप ने इस पर तवज्जो नहीं दी तो पाकिस्तान को एक और बात का ख़तरा पैदा हुआ। पाकिस्तान के पास कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, और ये मैं आपको ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इक्का दुक्का जगह पे ये चीज़ें छपी भी हैं, लेकिन मैं जो आपको न्यूज़ दे रहा हूँ ये मैं अपने सोर्स से आपको खबर दे रहा हूँ। और ये कंफर्म भी कर सकते हैं जो जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के पास ये इतला है कि भारत बहुत जल्द, अगले 1 या 2 महीने में, कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके दोबारा पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर जैसी सूरत पैदा कर सकता है। ऐसे में अफ़गानिस्तान के साथ एक पंगे में लगातार रहना और फिर भारत जैसे ख़तरे का सामना करना, ये दोनों चीज़ें अगर एक साथ होती हैं तो पाकिस्तान के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। लिहाजा उस वक्त पाकिस्तान ने फ़ौरन कोशिश की, कतर को बीच में डाला और फिर हमारा एक सीज़ फायर का मुआहदा हो गया। अब सीज़ फायर का मुआहदा तो हमारे पास है, लेकिन यहाँ पे एक और ख़बर आई है जो बड़ी तशवीशनाक है। ख़बर ये है कि बड़ी खामोशी के साथ ये काम डाला गया और इफ्तिखार फिरदौस साहब हैं और बड़े तजुर्बाकार आदमी, इन्होंने इसकी निशानदेही की। फिर हमारे कुछ और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी निशानदेही की कि कतर ने पहले जो एक जारी किया था एलामिया, कतर से जारी हुआ था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात का, उस एलामिया में वर्ड बॉर्डर इस्तेमाल किया गया था, सरहद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन फिर तालिबान के कहने पे उस लफ्ज़ को ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि अफ़गानियों का ये मानना है, चाहे वो तालिबान है चाहे वो तालिबान नहीं है। अब ये आप नहीं कह सकते कि जी तालिबान की ये सोच है, नहीं, ये अफ़गानिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों की सोच है और पाकिस्तान में भी कुछ लोगों की ये सोच बाद औक़ात होती है। अफ़गानिस्तान में रहने वाले लोगों की ये सोच है कि ये ड्यूरेंट लाइन है, ये कोई मुस्तकिल सरहद नहीं है, हमें इसके आर पार जाने का पूरा हक़ है। दोनों तरफ हमारे लोग रहते हैं, कबाइल रहते हैं, यानी आधा गांव जो है वो अफ़गानिस्तान में, आधा गांव पाकिस्तान में है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि लोग आपस में ना मिलें। तो वो इसको बॉर्डर तस्लीम नहीं करते और उनके कहने के ऊपर जो है वो ये कर दिया कतर ने कि लफ्ज़ बॉर्डर ख़त्म कर दिया। और इससे बड़ी हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान ने इस पर एतराज़ कोई नहीं किया, खामोशी। देखिए, कतर कुछ करे, यूएई कुछ करे, या सऊदी अरब कुछ करे, या डोनाल्ड ट्रंप कुछ करे, इवन अब तो कोई इसराइल भी कुछ करे, तो पाकिस्तानी हुक्मरान नहीं बोलते, ये खामोश रहते हैं। और पाकिस्तान नॉर्मली कोशिश करता है कि इनके साथ पंगा ना ले, क्योंकि हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है या हमारे जो हुक्मरान हैं उनके इनके साथ दरीना और बड़े अच्छे मरासिम होते हैं। ये कारोबार भी यहीं पे जाकर करते हैं, मामलात भी अपने इन्हीं के सामने हमेशा रखते हैं। एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई नाज़रीन पाकिस्तान में, मुझे आपके साथ शेयर करनी, बहुत ज़रूरी और बड़ी डेवलपमेंट है, और मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मई में जो एक लड़ाई हुई थी ना इंडिया और पाकिस्तान की, जिसमें इंडिया के तैयारे गिर गए थे,
मियां नवाज शरीफ को अब वो बात पता चल गई है। मियां नवाज शरीफ साहब ने अब स्टेटमेंट जारी किया वो मई वाले इंसिडेंट का। इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग मई में हुई थी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये अक्टूबर के मिड में आके, बल्कि मिड के भी बाद, मियां नवाज शरीफ साहब को पता चल गया कि जनाब इंडिया और पाकिस्तान की तो लड़ाई लगी थी, और अब उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया। मियां साहब का स्टेटमेंट है, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, पाकिस्तान की तरफ किसी को मैली आंख से देखने नहीं देंगे। क्या बात है मियां साहब की। मियां साहब आप सिर्फ महज 6 महीने लेट है, 5 महीने, लेकिन आपने स्टेटमेंट कमाल दिया। लेकिन अब आपको मालूम हुआ कि लड़ाई हो रही है, यानी आपको बताया ही नहीं किसी ने मियां साहब कि लड़ाई तो गुजर गई है। तो लड़ाई के बाद जो मुक्का याद है वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। मियां साहब आप वही है ना जिन्होंने मोदी साहब को अपने घर शादी पे बुला लिया बगैर वीज़े के, बाकी लोगों के साथ बहुत सारे लोग और भी आ गए थे। आप वही है ना जिनकी दिलचस्पी कश्मीरी क़यादत से मिलने से ज़्यादा भारतीय कारोबारी हजरात से मिलने में रहती है। मियां साहब आप वही है ना जो साड़ियाँ और आमों के तोहफे भिजवाते हैं और वो वहाँ से आपको इल्ज़ामात भिजवाते हैं। वही है ना मियां साहब आप। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं? हमला तो हमारे ऊपर नरेंद्र मोदी ने किया था, ऑपरेशन सिंदूर, और अनाउंस करके किया था। उस वक्त आप बोले नहीं, एक लफ्ज़ नहीं बोले, और जब लड़ाई खत्म हो गई, लोग भूल भाल गए, तो मियां साहब का स्टेटमेंट आ गया कि मैली आंख से नहीं देखने देंगे। भाई कौन देख रहा है मैली आंख से? अफगान हुकूमत के साथ आपके मुज़ाकरात हो गए, अब तो कोई नहीं देख रहा। इंडिया ने आपको जब मैली आंख से देखा था तो आपका ट्विटर बिल्कुल खामोश रहा और कई महीने तक खामोश रहा, और अब जाके मियां साहब का लगता है ट्विटर स्लो है, या मियां साहब का अपना ही कोई सिस्टम स्लो है कि मियां साहब को महीने लग जाते हैं बात को समझने में। जब पाकिस्तान वापस आने का वक्त था मियां साहब आए नहीं, और जब सब कुछ हाथ से निकल गया तो मियां साहब पाकिस्तान आ गए। फिर मियां साहब वज़ीर आज़म बन नहीं सके, उस बात का भी उन्हें बहुत दुख है, बड़ी तकलीफ है। नादरीन, एस्टेब्लिशमेंट को एक बड़ी मुसीबत और पड़ी हुई। ये जो सुहेल अफरीदी है ना, एक तो ये हाथ नहीं आ रहा, इसने अब जो एक्टिविटी की है ना कि जरगा बुलाएंगे और एक बड़ा जरगा बुलाएंगे कबायली इलाकों का, सरदारों का, माहिदीन का, ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होने जा रही। इससे पहले जब ये एक्टिविटी हो रही थी तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इतना प्रॉब्लम हो गया था गंडापुर के दौर में कि उन्होंने बहुत प्रेशर बना लिया था। गंडापुर के साथ, तवातर के साथ मुलाकातें की गई थी। फिर हमने देखा वहाँ पे एक पुलिस का ऑपरेशन भी हुआ था जिसमें पैरामिलिट्री भी मौजूद थी, और फिर वहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो जाँ बहक भी हो गए थे। बड़ा रोला पड़ गया था, बाद में फायर फाइटिंग के लिए गंडापुर को भेजा भी गया था। लेकिन पूरी कोशिश की गई कि एक तो जरगा कामयाब ना हो, और अगर हो जाए तो उसके मुतालबा दब जाए मुख्तलिफ खबरों के अंदर। अब दोबारा जरगा बुलाया जा रहा है और बड़ा जरगा बुलाया जा रहा है, तो एस्टेब्लिशमेंट को खलबली मच गई, परेशानी हो गई कि ये जरगा जो है रिपोर्ट होगा पूरे पाकिस्तान में, सोशल मीडिया इसको रिपोर्ट करेगा, रोला पड़ेगा। और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो इसको खुद कर रही है, तो वो सिस्टम से भी इसको सपोर्ट लेकर देगी। लेकिन एक मेरी गुजारिश है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, उन्हें हर लिहाज से इस जरगे की सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखना होगा, और उन्हें ख़ास ख्याल रखना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट जरगा है और दुश्मन इसे सबोटाज करने की कोशिश कर सकता है। जो दहशतगर्द है वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, लिहाजा इसमें जो है वो कोशिश की जाए कि ऐसा कुछ ना हो। नादरीन, इसराइल ने अमली तौर पर जो जंगबंदी है वो ख़त्म कर दी। मैं आपको जब ये कह रहा हूँ तो ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। खबरें आ गई हैं पूरी दुनिया से, खबरें आ गई हैं कि इसराइल ने मुहासरा बहाल कर लिया। इमदादी जो सरगर्मियाँ हो रही थी, जो फ़लस्तीनियों के लिए खाना आ रहा था, पानी आ रहा था, दवाइयाँ आ रही थी, इमदाद आ रही थी, वो सारा सिलसिला भी इसराइल ने रोक दिया है और बमबारी भी शुरू कर दी है। हमास का स्टेटमेंट भी आ गया, एक इसराइली वज़ीर का स्टेटमेंट भी आ गया। वज़ीर दिफा जो है इसराइल का, उसने हमास के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे डाला है। 20 मुकामात पर फ़िज़ाई हमले इसराइल ने किए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में, 20 मुकामात पे। और ये भी जंगबंदी है जिसके ऊपर पाकिस्तान दस्तखत करके इतरा रहा है, जिस पर रोज़ाना की बुनियाद पे हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब कहते हैं जनाब कि ये तो फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ को क्रेडिट चाहता है, इनके खाते में डालते हैं। तो और ये कहते हैं जी डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट चाहता है। ये उन सारों को क्रेडिट जाता है जो बमबारी हो रही है, जो इसके अंदर शामिल थे। बहरहाल हमास ने क्या कहा, मेरे ख्याल में पहले वो सुन ले। हमास ने कहा कि हमने मुआहदे की मुकम्मल पाबंदी की है, कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। काबिज़ इसराइल ने पहले दिन से मुआहदा तोड़ा है और आम शहरियों पर हमले किए, इमदाद रोकी है, ख़वातीन और बच्चों को रिहा नहीं किया, शहदा की लाशों की बेहुरमती की है,
तबाही का जिम्मेदार इसराइल है। ये जनाब हमास का स्टेटमेंट है, RTE उर्दू के ऊपर ये स्टेटमेंट छपा है। अब यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है, एक इंटरव्यू चल रहा था और ये इसराइली टेलीविज़न है जिसके ऊपर ये इंटरव्यू चल रहा था, क्योंकि उसमें जो अबरानी ज़बान है वो लिखी हुई है, जो वो इसराइली बोलते हैं, और वो उसी तरह उसका रस्मुल ख़त भी अलग है। इसमें जो है ना, वो एक बिन गवीर उनका एक वज़ीर है, वो ये कहता है कि अब जबकि हमें यरगमाली वापस मिल गए हैं, यानी जो हमारे लोग हमास की कैद में थे, जब हमें वो सारे वापस मिल गए हैं, हमें दोबारा जंग में वापस आना चाहिए और गज़ा पर जहन्नुम के दरवाजे खोल देने चाहिए। ये जनाब इसराइली वज़ीर कह रहा है, और इसके ऊपर अभी तक ना अमेरिका की कोई मजम्मत आई, ना पाकिस्तान की कोई मजम्मत आई, और लगातार अटैक हो रहे हैं, हमले नहीं रुक रहे जो किए जा रहे हैं लगातार फ़लस्तीनियों के ऊपर। तो अब पाकिस्तान में जो ताशे बजाने वाले लोग थे वो जवाब दें ना। हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब तो मस्जिद अक्सा में मिठाइयाँ बांट रहे थे। मैंने उनको बताया था कि सर, मस्जिद अक्सा में आप अपनी मर्ज़ी से नमाज अदा नहीं कर सकते, तो आप मिठाइयाँ कैसे बांटेंगे? ये सिर्फ एक माहौल बनाया गया था अपने यरगमाली वापस लेने के लिए। इसराइल को अगर मुसलमान मुल्कों ने पाबंद ना किया और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव ना डाला तो ये जंगबंदी फिर ख़त्म ही समझें, बल्कि अब तो ख़त्म हो गई है। इसको अगर दोबारा शुरू करवाना है तो दबाव इन्हें डालना पड़ेगा, वरना मेरी दानिश में चीज़ें वैसे ही चलेंगी जैसे पहले चल रही थी। नादरीन, इमरान खान की बहन नौरीन खानम ने कहा कि इमरान खान के बकौल वो जानते हैं, यानी इमरान खान ने खुद कहा कि ये मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये मुझसे डरते हैं। उन्हें पता है इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी या ये हुकूमत को गिरा देगा वापस आके बाहर। और ये बात सच है। यानी अगर इमरान खान साहब को कानून के मुताबिक छोड़ा जाता ना, तो पिछले साल जो वकला ने हमें कैलकुलेशन बताए थे, जो इमरान खान साहब के वकला हैं, जो न्यूट्रल वकला भी थे, जो ये केस नहीं लड़ रहे थे, वो भी ये कहते थे, जर्नलिस्ट जो इमरान खान के हक़ में है या उनके खिलाफ है, वो भी ये कहते थे कि 2024 में कोई बाज़ औक़ात लोग कहते थे अगस्त में, कुछ लोग कहते थे नवंबर तक इमरान खान साहब को बाहर आ जाना।